बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेस टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज डायूरेटिक्स। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम कैप्लॉन फार्माकोलॉजी से डायूरेटिक को रिवाइज करने वाले हैं। तो आपने वीडियो को अभी से लाइक कर देना है, चैनल बनाएंगे तो सब्सक्राइब कर देना है। डायूरेटिक्स के अंदर हमने मेनली जो कुछ डायूरेटिक होती है जो प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल पे जाके काम करती है, डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल पे जाके काम करती है, सेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले पे जाके काम करती है, कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट पे जाके काम करती है। इन तमाम डायूरेटिक को पढ़ना है और यहाँ पे आपको सारी एनाटॉमिकल लोकेशन नजर आ रही होगी किन किन जगह के ऊपर डायूरेटिक जाके बाइंड करती है। ठीक है, ओके। जैसे अगर आप यहाँ पे देखते हो कि जो प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल है इसके ऊपर कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर होते हैं जिसमें एस्टाजोलामाइड है, डोर्सोलामाइड है, ब्रिंजोलामाइड है। ओके। और कुछ ऑस्मोटिक डायूरेटिक होती है वो प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल पे जाके काम करती है। हालांकि जो ऑस्मोटिक डायूरेटिक है प्रोक्सिमल के अलावा दूसरी जगह पे भी जाके बाइंड करना शुरू कर देती है, लेकिन जो प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल के ऊपर कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर और ऑस्मोटिक डायूरेटिक जाके काम करती है। और जो ऑस्मोटिक डायूरेटिक होती है इसमें मैनिटोल यूज करती है मेनली, लेकिन यूरिया और ग्लिसरॉल भी यूज कर सकते हैं। इसका निमोनिक होता है मग, MUG मग। तो M से मैनिटोल, U से यूरिया एंड G फॉर ग्लिसरॉल। ओके। इसके बाद हम चलते हैं लूप ऑफ हेनले की तरफ। तो थिक असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले के ऊपर लूप डायूरेटिक जाके काम करती है। और इसके बाद नेक्स्ट है डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, इस जगह पे काम करती है थायोजाइड डायूरेटिक है। फिर कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल और डक्ट आना शुरू हो जाती है, वहां पर पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक जाके बाइंड करती है और एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट जाके बाइंड करते हैं। असल में जो पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक और एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट दोनों के दोनों स्पेरिंग पोटेशियम स्पेरिंग ही होती है, लेकिन जो एक एल्डोस्टेरोन के एक्शन को एंटागोनाइज कर देती है, एक एपिथेलियल सोडियम आयन चैनल को ब्लॉक कर देती है। और यहाँ पे आपको पूरी रीअब्जॉर्प्शन सिक्रेशन वाला मैकेनिज्म भी देखने को मिल रहा होगा। अगर आप प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल में देखते हो तो फिर प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल में तकरीबन 60% सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होनी है। फिर इसके बाद अब्जॉर्प्शन होनी है कुछ यहाँ पर भी हो जाती है डिसेंडिंग लिम्ब पर और कुछ यहाँ पे हो जाती है डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल के ऊपर। ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर टॉपिक को। तो पहला है ऑस्मोटिक डायूरेटिक। तो ऑस्मोटिक डायूरेटिक के अंदर मेनली मैनिटोल आ जाएगा, लेकिन मैनिटोल के अलावा यूरिया भी आ जाएगा, ग्लिसरॉल भी आ जाएगा, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट ये भी आ जाते हैं। तो जो ऑस्मोटिक डायूरेटिक है इसके अंदर मैनिटोल आ जाती है। तो ऑस्मोटिक डायूरेटिक होती है वाटर के एब्जॉर्प्शन को मिनिमाइज कर देती है थ्रू आउट द ट्यूब्यूल। असल में करते क्या है ये ऑस्मोटिक डायूरेटिक इस लूप के अंदर सॉरी इस इसके अंदर ट्यूबुलर ल्यूमेन के अंदर मौजूद रहती है और वहाँ पे ऑस्मोलैरिटी को बढ़ा देती है। जब ये ऑस्मोलैरिटी को बढ़ा देती है फिर ये पानी को खींच लाती है अपनी तरफ, तो ये वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को मिनिमाइज कर देती है। इसके अलावा ये सॉल्यूट की रीअब्जॉर्प्शन को भी मिनिमाइज कर देती है, क्योंकि जब वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कम से कम होगी, वाटर जब ल्यूमेन के अंदर आ जाएगा तो फ्लो रेट बढ़ जाएगा। जब यूरिन फ्लो रेट बढ़ जाएगा तो सॉल्यूट की रीअब्जॉर्प्शन होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जो मैनिटोल होती है वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को और सॉल्यूट की रीअब्जॉर्प्शन को भी मिनिमाइज कर देती है, यूरिन के वॉल्यूम को बढ़ा देती है, यूरिन के फ्लो रेट को बढ़ा के सॉल्यूट की रीअब्जॉर्प्शन को मिनिमाइज करवा देती है। जो ऑस्मोटिक डायूरेटिक है ग्लूकोमा में इस्तेमाल करते हैं ताकि हम इंट्राओकुलर प्रेशर को कम कर सके, या अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है इंट्रासेरिब्रल प्रेशर को मिनिमाइज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओलिगोयूरिक स्टेट के अंदर इस्तेमाल करते हैं लाइक रेब्डोमायोलाइसिस, क्योंकि ओलिगोयूरिक स्टेट का मतलब है स्कैंटी अमाउंट ऑफ यूरिन, यूरिन का वॉल्यूम नहीं बन पा रहा तो हमने यूरिन वॉल्यूम को बढ़ाना होता है। तो फिर इंट्राक्रेनियल प्रेशर अगर कम हो, ठीक है, सॉरी इंट्राक्रेनियल प्रेशर को कम करने के लिए, यानी अगर सेरेब्रल ट्यूमर होता है वो इंट्राक्रेनियल प्रेशर को बढ़ा देता है तो इसको कम करने के लिए हम इसको यूज करते हैं ऑस्मोटिक डायूरेटिक। लेकिन इनकी वजह से क्या होगा, यूरिन वॉल्यूम बढ़ जाने की वजह से एक्यूट हाइपोवोलेमिया हो जाएगा, शॉक में भी बंदा जा सकता है। जो ऑस्मोटिक डायूरेटिक होती है, ओके, तो ऑस्मोटिक डायूरेटिक है कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है कि इसके अंदर क्रॉनिक हार्ट फेलियर के अंदर, पल्मोनरी एडिमा के अंदर। क्यों? क्योंकि इस केस में ये पानी से ये जो इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट है वहां से वाटर को खींच लाएगी। क्रॉनिक हार्ट फेलियर और पल्मोनरी एडिमा इन दोनों में पहले से ही जो फ्लूइड की रिटेंशन होती है इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट, लेकिन होगा क्या, अगर पानी सेल से निकलना शुरू हो जाएगा तो वो एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट के अंदर आना शुरू हो जाएगा और ये हार्ट के ऊपर फीलिंग प्रेशर लगा देगा और पल्मोनरी एडिमा के ऊपर और ज़्यादा स्ट्रेस लगा देगा और उसको प्रेसिपिटेट कर देगा। तो क्रॉनिक हार्ट फेलियर और पल्मोनरी एडिमा इसके अंदर इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि ये आगे फ्लूइड की रिटेंशन को मजीद बढ़ा देता है। नेक्स्ट है कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर। कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर के अंदर एस्टाजोलामाइड और डोर्सोलामाइड आ जाती है। ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम को ब्लॉक कर देंगे। जब कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम, कार्बोनिक एनहाइड्रेस के दो आइसोफॉर्म होती है, टाइप 2 और टाइप 4। एक अंदर पड़ा हुआ होता है, एक सरफेस के ऊपर ब्रश बॉर्डर के ऊपर पड़ा होता है। जब कार्बोनिक एनहाइड्रेस ब्लॉक हो जाएगा तो फिर हाइड्रोजन की फॉर्मेशन प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल के अंदर कम से कम हो जाएगी। जब हाइड्रोजन की फॉर्मेशन नहीं कम से कम होगी तब ये हाइड्रोजन बाहर जाना कम होगा। जब हाइड्रोजन सोडियम काउंटर ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगा तब वो हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट से रिएक्शन नहीं करेगा। इन शॉर्ट इसकी वजह से सोडियम की और बाइकार्बोनेट दोनों की क्या होगी, रीअब्जॉर्प्शन मिनिमाइज हो जाएगी। ओके, और दोनों का ल्यूमिन के अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, सोडियम बाइकार्बोनेट यूरिन के अंदर एक्सक्रीट हो जाएगा तो ये डायूरिसिस को बढ़ा देती है। ग्लूकोमा के अंदर इस्तेमाल करते हैं
हैं। इसी तरह मैनिटोल को भी ग्लोकोमा में इस्तेमाल करते थे, लेकिन जो मैनिटोल है ये क्लोज्ड एंगल ग्लोकोमा के अंदर और ये ओपन एंगल ग्लोकोमा में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा एक्यूट माउंटेन सिकनेस के अंदर इस्तेमाल होता है, क्योंकि मैनिटोल बाइकार्बोनेट को एक्सक्रिएट करवा देगी, तो ये पीएच को क्या कर देगी, कम कर देगी। जब पीएच कम हो जाएगी तो रिस्पायरेटरी कंपनसेशन आएगी, जैसे हाइपर वेंटिलेशन होगी, और ये एक्यूट माउंटेन सिकनेस के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। और लास्ट है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस के अंदर इस्तेमाल होती है। ठीक है, अगर ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर बेस आ गया तो इसके ज़रिए हम एलिमिनेट करवा देंगे, लेकिन इसके साइड इफेक्ट में बाइकार्बोनेट यूरिया हो सकता है, एसिडोसिस हो सकती है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकती है, और यहाँ तक कि इसकी वजह से हाइपोकलीमिया भी हो सकता है, पोटेशियम लॉस होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो सोडियम प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल से रिअब्सॉर्ब ना हो सका वो आगे वाले पार्ट से रिअब्सॉर्ब होना शुरू हो जाएगा, और आगे वाले पार्ट से जितना सोडियम रिअब्सॉर्ब होगा उतना पोटेशियम सीक्रेट होना शुरू हो जाएगा, तो हाइपोकलीमिया हो जाएगा। ओके, और जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है वो एसोसिएटेड होती है हाइपरकोलेरीमिया के साथ, उसको बोलते हैं हाइपोक्लोरीमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस, और इस केस में 9 गैप आई थिंक नॉर्मल रहता है। पैरासीजिया हो सकता है, रीनल स्टोन्स हो सकती है, और सल्फोनामाइड हाइपरसेंसिटिविटी हो सकती है, क्योंकि इनके स्ट्रक्चर के अंदर सल्फोनामाइड रिंग होता है। नेक्स्ट है लूप डाययूरेटिक। तो लूप डाययूरेटिक के अंदर फिरासिमाइड, टॉर्सिमाइड और इथाक्राइनिक एसिड आते हैं। लूप डाययूरेटिक 1 सोडियम 2 पोटेशियम 1 सोडियम 1 पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर देते हैं, जो कि लुमिनल मेम्ब्रेन के ऊपर पड़ा हुआ होता है। असल में जब इस ट्रांसपोर्टर से सोडियम और पोटेशियम क्लोराइड अंदर की तरफ मूव करते हैं, ओके, तो जो पोटेशियम होता है लीकी चैनल से बाहर की तरफ चला जाएगा। जब पोटेशियम लीकी चैनल से बाहर की तरफ चला जाएगा तो ल्यूमेन के अंदर पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। जब ल्यूमेन के अंदर पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा तो मैग्नीशियम और कैल्शियम इसी पॉजिटिव पोटेंशियल को यूज करते हुए पैरासेलुलर रूट के जरिए आ जाएगी, इनकी रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है। इन शॉर्ट, अगर सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर की इनिबिशन होती है तो फिर इंट्रासेलुलर पोटेशियम कम से कम होगा, तो पोटेशियम की बैक डिफ्यूजन नहीं हो पाएगी। जब पोटेशियम की बैक डिफ्यूजन या लीकीनेस नहीं हो पाएगी तो ल्यूमेन के अंदर पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट नहीं होगा। जब पॉजिटिव पोटेंशियल नहीं होगा तो मैग्नीशियम और कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन नहीं होगी, पैरासेलुलर रूट के जरिए फाइनली डायूरेसिस हो जाएगी। तो लूप डायूरेटिक को हम एक्यूट पल्मोनरी एडिमा में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पल्मोनरी एडिमा में मैनिटोल ये वगैरह यूज नहीं कर सकते। हार्ट फेलियर में इस्तेमाल करते हैं, यही दो वही कॉन्ट्रा इंडिकेशन है ऑस्मोटिक डायूरेटिक के लिए, और हम इनमें लूप डायूरेटिक यूज करते हैं। हाइपरटेंशन में इस्तेमाल करते हैं, रिफ्रैक्टरी एडिमा को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और हाइपर कैल्सीमिक स्टेट को मिनिमाइज करने के लिए करते हैं। क्या अगर कहने का मतलब है कि अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल ज़्यादा हो जाएगा तब हमने कैल्शियम को इसी लूप डायूरेटिक को यूज़ करते हुए एलिमिनेट करवा देंगे। अब कुछ ऐसी ड्रग होती है जिनके अंदर सल्फोनामाइड रिंग होता है, तो अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो उनकी आपस में क्रॉस एलर्जेनिसिटी हो सकती है, लाइक कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर है, लूप डायूरेटिक होती है, एक्सेप्ट इथाक्राइनिक एसिड। इथाक्राइनिक एसिड के पास नहीं होता, तो ई से एक्सेप्ट और ई से इथाक्राइनिक एसिड है। थायराइड डायूरेटिक है, कुछ सल्फा एंटीबायोटिक्स होती है लाइक सल्फोनामाइड है, और सिलिकॉक्सिब होती है, इनके पास सल्फोनामाइड कंटेनिंग रिंग होता है, जिसकी वजह से आपको क्रॉस एलर्जेनिसिटी देखने को मिलती है। साइड इफेक्ट में क्या होगा, सल्फोनामाइड हाइपर सेंसिटिविटी है, लेकिन इथाक्राइनिक एसिड की वजह से नहीं होती। हाइपोकलीमिया हो सकता है, अल्कोलोसिस हो सकती है। ओके, हाइपोकलेमिया आपको समझ आ गया होगा हाइपोकलेमिया क्यों हो रहा है, क्योंकि पोटेशियम की रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रही। अल्कलोसिस क्यों हो रहा है, क्योंकि अब जो पोटेशियम होगा वो किसी और जगह पे रीअब्जॉर्ब होने की कोशिश करेगा, और वहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोजन का काउंटर ट्रांसपोर्ट होता है। अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोजन का काउंटर ट्रांसपोर्ट होता है, और जितना पोटेशियम और हाइड्रोजन का काउंटर ट्रांसपोर्ट होगा, पोटेशियम सेल के अंदर जाएगा तो हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो इन शॉर्ट हाइड्रोजन के निकलने की वजह से अल्कलोसिस हो जाएगा। हाइपोकैल्सीमिया हो सकती है, हाइपोमैग्नीशियमिया हो सकती है, हाइपरयूरिसीमिया हो सकती है। ओके, क्योंकि एक ट्रांसपोर्टर होता है जिसको बोलते हैं रोटेट अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्टर, आई थिंक ये ओरोटिक एसिड ट्रांसपोर्टर है। ओके, तो जो ओरोटिक एसिड ट्रांसपोर्टर है ये एक्टिवली सिक्रेशन करता था किसकी, यूरिक एसिड की, लेकिन कहते हैं कि जब इसकी सिक्रेशन नहीं हो पाएगी तो हाइपर यूरिसीमिया हो जाएगा, यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। ऑटोटॉक्सिसिटी हो सकती है जो एथाक्राइनिक एसिड की वजह से ज़्यादा होती है। ड्रग इंटरेक्शन भी हो सकती है, क्योंकि अगर आप इनको अमाइनोग्लाइकोसाइड के साथ लोगे तो ऑटोटॉक्सिसिटी ज़्यादा हो जाएगी। अगर लिथियम लोगे तो लिथियम और लूप डाययूरेटिक दोनों लोगे तो क्लियरेंस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, किसकी, लिथियम की। डाइजॉक्सिन को लोगे तो डाइजॉक्सिन की क्लियरेंस कम हो जाती है, डाइजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी ज़्यादा हो जाती है ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस, क्योंकि हाइपोकलीमिया ये प्रेसिपिटेट कर देता है, हाइपोकलीमिया हाइपोमैग्नीसीमिया प्रेसिपिटेट कर देता है डाइजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी को, और इसके अलावा हाइपरकैल्सीमिया भी डाइजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी को प्रेसिपिटेट कर देता है, लेकिन इस केस में हाइपरकैल्सीमिया नहीं होता। जो हाइपरकैल्सीमिया होगा वो होगा किसकी वजह से, थायोजाइड की वजह से, और वहाँ पे भी डाइजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी प्रेसिपिटेट हो जाती है। एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस लिखा हुआ है यहाँ पर लूप डाययूरेटिक और थायोजाइड डाययूरेटिक का। लूप डाययूरेटिक कैल्शियम की एक्सक्रीशन को प्रमोट करती है, जबकि थायोजाइड डाययूरेटिक कैल्शियम की एक्सक्रीशन को कम कर देते हैं। लूप डाययूरेटिक हाइपर कैल्सीमिया में इस्तेमाल होती है, हाइपर कैल्सीमिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जबकि तो थायोजाइड डाययूरेटिक है हाइपर कैल्सीयूरिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। थायोजाइड डाययूरेटिक ना सिर्फ सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट करती है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे, बल्कि इसके अलावा ये स्मूथ मसल को हाइपरपोलराइज करवा देती है। जब स्मूथ मसल की हाइपरपोलराइजेशन हो जाएगी तो स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन हो जाएगी। जब स्मूथ
मसल की रिलैक्सेशन हो जाएगी तो वेज़ोडाइलेशन हो जाएगा। जब वेज़ोडाइलेशन हो जाएगा तो फिर फाइनली बीपी ड्रॉप हो सकता है, तो उसको एंटी हाइपरटेंसिव के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा पैनक्रियाटिक बीटा सेल को भी हाइपरपोलराइज़ करवा देगी। जब ये पैनक्रियाटिक बीटा सेल को हाइपरपोलराइज़ करवा देगी तो डिपोलराइज़ेशन नहीं हो पाएगी, फाइनली इंसुलिन की रिलीज़ कम से कम हो जाएगी। इन शॉर्ट थायराइड डाययूरेटिक की वजह से हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है, इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो सकती है। लेकिन यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन लिखी हुई है कि जो इंडापिवाइट होती है उसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया नहीं होता। थायराइड डाययूरेटिक के अंदर हाइड्रोक्लोरथायोजाइड, क्लोरथैलिडोन और इंडापेपाइट आ जाएंगे। जो हाइड्रोक्लोरथायोजाइड, क्लोरथैलिडोन और इंडापेमाइट ये सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट कर देती है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के ऊपर, जिसकी वजह से सोडियम और क्लोराइड की ल्यूमिनल कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और डायूरेसिस हो जाएगा। ये हाइपरटेंशन के अंदर, क्रोनिक हार्ट फेलियर के अंदर, नेफ्रोलिथियासिस के अंदर इस्तेमाल करते हैं। नेफ्रोलिथियासिस के अंदर कैल्शियम के स्टोन होती है तो फिर कैल्शियम की एक्सक्रीशन को मिनिमाइज कर देती है। इसके अलावा नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस को ट्रीट करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। इनके साइड इफेक्ट में सल्फोनामाइड हाइपर सेंसिटिविटी है, हाइपोकलीमिया, अल्कलोसिस है, बिल्कुल यही वाली चीज़ें लिखी हुई है। लेकिन यहाँ पर हाइपर कैल्सीमिया की बजाय हाइपोकैल्सीमिया होती है, हाइपर यूरिसीमिया, लेकिन वहाँ पर हाइपोमैग्नीसीमिया, तो यहाँ पर हाइपरग्लाइसीमिया है। और इनकी वजह से हाइपरलिपिडीमिया भी हो सकता है, लेकिन जो हाइपरलिपिडीमिया है इंडापेमाइड की वजह से नहीं होता। ड्रग इंटरेक्शन बिल्कुल सेम है, वहाँ पे भी डाइजॉक्सिन था, लेकिन वहाँ पे डाइजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी हाइपोकलीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया की वजह से प्रेसिपिटेट हो जाती थी। यहाँ पर हाइपरकैल्सीमिया की वजह से प्रेसिपिटेट हो जाती है। यहाँ पर एक एमसीक्यू लिखा हुआ है, फुरासिमाइड कहाँ पे काम करती है? ठीक है, सर्निक लिम्ब ऑफ लूप पर फैलने पे जाके काम करती है। अब हम पहले पढ़ लेते हैं पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक को। तो पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक हम ऐसी ड्रग के साथ मिला के देती है जो पोटेशियम को एलिमिनेट करवा देती है। लाइक थायोजाइड पोटेशियम को एलिमिनेट करवा देती है, हाइपोकलीमिया करवा देती है। एस इनहिबिटर भी हाइपोवोलीमिया करवा देते हैं, एआरबी भी हाइपोकलीमिया करवा देते हैं। नहीं, ये हाइपोवोलीमिया नहीं, सॉरी, इनको छोड़ दो। थायोजाइड है, लूप डाययूरेटिक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर है, ये हाइपोकलीमिया करवा देते हैं, तो इनको हम पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक के साथ मिला के देते हैं। लेकिन अगर एस इनहिबिटर और एआरबी के साथ मिला के ले ले, क्योंकि एस इनहिबिटर और एआरबी एंजियोटेंसिन की एक्शन को एंटागोनाइज कर देते हैं। जब एंजियोटेंसिन 2 एंटागोनाइज हो जाएगा, क्या उसकी प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी, तो एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन नहीं हो पाती है, और एल्डोस्टेरोन का फंक्शन है पोटेशियम की सिक्रेशन करवाना। फाइनली एस इनहिबिटर और एआरबी हाइपरकलीमिया करवाते हैं, लेकिन अगर आप इनको पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक के साथ मिला के इस्तेमाल करोगे तब हाइपरकलीमिया कुछ ज़्यादा हो जाएगा और हार्ट फेल भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है कि ऐसी ड्रग जो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को मिनिमाइज करती थी अबव कलेक्टिंग डक्ट, लाइक सोडियम क्लोराइड था, आपको बताया था मैंने, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस था, लूप डाययूरेटिक था, थायोजाइड डाययूरेटिक था, जो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को मिनिमाइज करती थी अबव कलेक्टिंग डक्ट। लेकिन जब वो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को मिनिमाइज करती थी तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल की तरफ, कलेक्टिंग डक्ट की तरफ सोडियम लोड ज़्यादा हो जाएगा, और जब डक्ट की तरफ सोडियम लोड ज़्यादा हो जाएगा, जिनको डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, तो वो सोडियम को ज़्यादा रीअब्जॉर्ब करना शुरू कर देगी। और जो एक्चुअल जो पंप होता है, जो ड्राइविंग फोर्स प्रोवाइड करता है, वह सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। फाइनली इसकी वजह से यूरिन के अंदर पोटेशियम लॉस होना शुरू हो जाएगा। इन शॉर्ट इसकी वजह से हाइपोकलीमिया हो जाएगा। यानी जो ये वाली जो ड्रग थी थायोजाइड वाली, ऑस्मोटिक कार्बोनिक एनहाइड्रेस है, लूप डाययूरेटिक है, ये किस तरह से हाइपोकलीमिया करवाते हैं, इनका मैकेनिज्म यहाँ पे बता दिया है। और आपको पता है कि लूप और थायोजाइड डाययूरेटिक में क्या होता है, एसोसिएटेड लॉस ऑफ हाइड्रोजन आयन भी होना शुरू हो जाता है, क्योंकि असल में यहाँ पर एक काउंटर ट्रांसपोर्ट भी होता है, जिसके अंदर पोटेशियम सेल के अंदर जाता है, हाइड्रोजन बाहर निकलता है, जो पोटेशियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। तो इस केस में हाइड्रोजन एटम लॉस हो जाएगा, तो इस केस में अल्कलोसिस हो जाएगा। इन शॉर्ट जो हाइपोकलीमिया और अल्कलोसिस की वजह जो लूप डाययूरेटिक और थायोजाइड में होती थी, उसका मैकेनिज्म यहाँ पे लिखा हुआ है। अब पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक दो टाइप की होती है, एक ने एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर को एंटागोनाइज कर देना है, एक ने सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देना है। जो स्पाइरोलैक्टोन होती है, प्लेरोनोन होती है, ये एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर को एंटागोनाइज कर देती है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड होती है। तो इनको ऐसी कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं जिसमें एल्डोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। ओके, और इसके साथ इनको पोटेशियम वेस्टिंग डाययूरेटिक के साथ मिला के दे देते हैं ताकि पोटेशियम के लॉस को मिनिमाइज कर सके। इसके अलावा जो स्पाइरोलैक्टोन है, इसके पास एंटी एंड्रोजेनिक यूज भी होता है। ओके, ये एंड्रोजन की सिंथेसिस को या इनके फंक्शन को मिनिमाइज कर देगा, और ये फीमेल के अंदर हिस्टोटिज्म करवा देगा, मेल में गायनेकोमास्टिया वगैरह भी करवा सकता है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है। साइड इफेक्ट में हाइपरकलीमिया है, एसिडोसिस हो सकती है और एंटी एंड्रोजन इफेक्ट हो सकते हैं। एमिलोराइड और ट्राइमटेरिन ये सोडियम चैनल ब्लॉकर होती है, इनको भी पोटेशियम वेस्टिंग डाययूरेटिक के साथ मिला के देती है। इसके अलावा लिथियम इंड्यूस नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस है, उसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस है, उसको ट्रीट करने के लिए अब थायोजाइड और दूसरा हम क्या यूज़ कर सकते हैं, एमिलोराइड यूज़ कर सकते हैं। इनके साइड इफेक्ट में वही चीज़ है कि हाइपरकलीमिया हो सकता है, एसिडोसिस हो सकता है। अब हम डिफरेंट डाययूरेटिक के मोड ऑफ एक्शन और इनके इफेक्ट देख लेते हैं। जो एस्टोजोलामाइड थी, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस को इनहिबिट करती थी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के ऊपर।
इसकी वजह से यूरिन के अंदर सोडियम, पोटेशियम और बाइकार्बोनेट दोनों ज़्यादा हो जाते हैं। फाइनली पीएच एसिडोसिस हो जाती है। और इसके अलावा जो एसिडोसिस होती है, ये इनकी वजह से भी हो सकती है, पोटेशियम स्पीयरिंग डाययूरेटिक की वजह से। जबकि अल्कलोसिस इनकी वजह से होती है, लूप डाययूरेटिक और थायरोइड डाययूरेटिक। और थायरोइड डाययूरेटिक की वजह से सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड सब निकलना शुरू हो जाएगा यूरिन के अंदर। जबकि इस केस में क्लोराइड कम इस केस में मैग्नीशियम नहीं आएगा, बाकी सब चीज़ें ऊपर वाली हैं। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।